नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपसे मैं बात करती हूं बड़े बड़े इश्यूज के बारे में और बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आपने देखा था कि किस तरीके से जलियांवाला बाग जो उसका नवीनीकरण हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका इनॉग्रेशन किया। इनॉग्रेशन के बाद उसकी काफी आलोचना हुई कि उसको किस तरीके से उसका जो पूरा शेप है, उसकी एक तरीके से आत्मा को खत्म किया गया है। आज इस सब के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं देश की जाने मानी इतिहासकार मृदुला मुखर्जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मृदुला जी, जो मेरा पहला सवाल है कि जिस तरीके से रेनोवेशन किया गया लेकिन बोला ये गया कि उसको रिस्टोर किया जा रहा है, तो क्या सरकार को रेस्टोरेशन और रेनोवेशन के बीच का जो अंतर है वो समझ में नहीं आ रहा? लग रहा है सही। और ये बड़ी अचंभा की बात है क्योंकि आजकल तो ये जो पूरा ये एरिया है, ये रेस्टोरेशन का और प्रेजर्वेशन का, ये इतना एडवांस्ड हो गया साइंटिफिकली हम्म। और इसमें इतने एक्सपर्टीज है हमारे पास दुनिया भर में कि इसमें इस तरह की चीज होने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए जिस तरह का हमने ये काम किया है। हम्म। क्योंकि इस वक्त मैं सोच सकती थी 50-60 साल पहले, जब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, इतनी नॉलेज नहीं थी। अब तो पूरी दुनिया में ये चीज इतने एडवांस लेवल पे पहुंच गई है कि कैसे प्रिजर्व करना है। पर साथ में ये जरूरी है कि आप जिस चीज को प्रिजर्व कर रहे हैं उसकी शक्ल ही मत बदल दीजिए। प्रिजर्व का मतलब ही है कि जैसा वो है उसको ऐसा हमने बना के रखना है कि वो खराब ना हो, बिल्कुल। उसको मेंटेन करना है। हम्म। तो अब अगर आप देखिए, सॉरी आप बोल रही थी नो नो, कुछ। गो अहेड मैम, गो अहेड। तो आप अगर देखें जलियांवाला बाग में जो इन्होंने किया है, उसकी तो मतलब पूरी शक्ल ही बदल दी है। हम्म। उसका पूरा जो एक आप कह सकते हैं उसका, चाहे फिजिकल फॉर्म हो, चाहे उसकी जो स्पिरिट हो, जो भावना आपके अंदर आती थी वहां जाने से, वो सब कुछ बदल दिया है। ये कह के कि हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, हम्म। फैसिलिटीज दे रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इसके खिलाफ नहीं है कि कोई फैसिलिटी दी जाए। कोई साइट है, इम्पोर्टेंट नेशनल साइट है, और ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट साइट है जलियांवाला बाग जो है। तो आप उसको इम्प्रूव करें, वहां लोगों को कुछ सुविधा दें, फैसिलिटीज दें। आज सोच सकती हूँ कि आप अच्छे टॉयलेट ब्लॉक पास में ही कहीं बना दें। अब उसके अंदर बनाने की तो कोई जरूरत नहीं थी कि भाई ग्राउंड ही है। बिल्कुल। पर और कोई खाने पीने की जगह आप वहां बना रहे, ये सब नहीं सूट करता है। आपको जगह देखनी पड़ती है। कल मैं किसी दूसरे चैनल पे बात कर रही थी, तो एक जो ये सपोर्टर थे, ये जो रेनोवेशन हुआ है उसके और सरकार के, उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए हम्पी में कितना अच्छा रेनोवेशन हुआ है और कितने लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब उनको ये भी नहीं मालूम कि हम्पी एक साइट है, एक कैपिटल का, एक साम्राज्य की एक कैपिटल का, विजयनगर। वो वहां जैसे आप मेंटेन करेंगे और जैसे आप जलियांवाला बाग जैसे स्मारक को, जो एक स्मारक है, एक बहुत ब्रूटल, एक तरह से क्या कहे, जो एक ऐसा इंसिडेंट जिसने हिंदुस्तान की हिस्ट्री बदल दी, बिल्कुल। बट लेकिन तो आप मृदुला कैसे जी, जो मेंटेन जिन करेंगे? आपको अगर आपको ये समझ ही नहीं है कि कोई एक चीज है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, और बिल्कुल। एक जो चीज है उसको प्रिजर्व करना, उसको सेलिब्रेट करना नहीं है। वहां पे आप शोर शोर नहीं मचा सकते और उसको चमका चमकी नहीं कर सकते। यही यहाँ पे हुआ है। एक तरह से मैं कहती हूँ इसका मॉलाइजेशन हुआ है, कि एक मॉल बना दिया गया है। जैसे होता है ना, मॉल में आप क्या देखते हैं, शीशा, क्रोम, सब कुछ चमक रहा है, वो एक अलग टाइप की वो चीज है, वो यहाँ नहीं सूट करती है। मैम, आपको क्या लगता है? आप तो काफी कमिटीज में भी रही हैं, यू सीन वेरी क्लोजली हाउ मोदी गवर्नमेंट फंक्शंस। अब मोदी सरकार का ये कहना था कि उन्होंने सारे जो कल्चरल कंजर्वेटर्स हैं उनको कंसल्ट किया था, उनके ग्रुप में जो इम्प्लीमेंटेशन कमिटी जो बनाई गई थी उसमें हिस्टोरियंस भी थे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हिस्टोरियंस उस इम्प्लीमेंटेशन कमिटी में थे तो क्या उन हिस्टोरियंस ने मोदी सरकार के लोगों को या कल्चर मिनिस्ट्री को ये बातें नहीं बताई कि अगर आप उस नैरो लेन को खत्म कर देंगे, वहां पर म्यूरल्स लगा देंगे या उसको आप पार्शली कवर कर देंगे, लाइट एंड साउंड शो बनाएंगे,
एक जो मार्टर्स वेल है उसमें ग्लास टफनिंग्स लगा दी गई हैं। तो इन चीजों के बारे में क्या जो मोदी सरकार के जो इतिहासकार हैं, क्या उनको इस बात की समझ नहीं है कि वो बिल्कुल एक तरीके से जलियांवाला बाग की जो एक स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसको बिल्कुल खत्म करने पर लगे हैं? देखिए, कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं कि कौन इतिहासकार थे, कौन एक्सपर्ट थे। अब इतने दिन से इस पे डिबेट चल रहा है, 4-5 दिन तो हो ही गए, ये पब्लिक डोमेन में है। कभी एक नाम नहीं बताया किसी ने कि भाई ये हमारी कमिटी थी। छाप क्यों नहीं देते नाम? ये हमारी कमिटी थी, इसमें ये एक्सपर्ट थे। तब एक्सपर्ट्स के बीच में आपस में आर्गुमेंट हो। किसी भी कोई डिबेट में, कहीं भी अखबार में कोई एक्सपर्ट तो आया नहीं बोलने के लिए उनकी तरफ से। उनकी तरफ से सिर्फ पॉलिटिशियन ही बोल रहे हैं। ओके। ये जो ओपन जो सपोर्टर्स हैं वो ही बोल रहे हैं। और ये अपना डिफेंस क्या देते हैं कि उसकी जो ट्रस्ट है उसमें सारे पार्टीज के लोग हैं। नहीं, हमारा ये कहना है कि ये पार्टीज क्या इशू नहीं है। पार्टी के लोगों को इसका एक्सपीरियंस नहीं होता है कि आपको, वो कैसे एक्सपर्ट है, वो पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट है ना, वो हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी, प्रेजर्वेशन, म्यूजियमोलॉजी, इतने एडवांस डिसिप्लिन है आज ये। आप थोड़ी ऐसे ही कर सकते हो। यही देखिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में हुआ है। क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं जो इतने दिन से लोग वहां कर रहे हैं, कोर्ट तक गए कि वो यही कह रहे हैं कि आपने कैसे इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है बना लिया, एक पूरा लुटियंस दिल्ली को आपने बर्बाद करने का एक प्रपोजल बना लिया। कैसे, किसको कंसल्ट किया, कौन से स्टेक होल्डर्स है जिनको कंसल्ट किया, कौन से एक्सपर्ट्स है जिसको कंसल्ट किया? हमको तो ये में आता है। जो सबसे बड़ी आयरनी है कि जिस दिन इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उस दिन मोदी जी ने अपने भाषण में ये कहा कि हर राष्ट्र की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इतिहास की रक्षा करे और इतिहास के पन्नों से बाहर निकालकर इतिहास को जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए रखे। और उनके बोलने में और जो एक्शंस ऑन द ग्राउंड है उसमें बहुत ज्यादा एक फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि इतिहास को मुझे लग रहा है कि शायद सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। बट एज अ हिस्टोरियन, व्हाट इज योर फीलिंग एग्जैक्टली कि इज दिस गवर्नमेंट रियली कॉन्शियस अबाउट द स्पिरिट ऑफ हिस्ट्री एंड द फ्रीडम स्ट्रगल एज वेल? It's not just they have their own version of history, which unfortunately has very little to do with the history that historians write or think is the correct history. They have a very, all I can say is the history that they have learned from their ideologues. Either RSS version of history or Hindu Mahasabha version of history or majoritarian version of history. मतलब अगर वो इतिहास आरएसएस की विचारधारा से मैच नहीं करता तो वो फिर इतिहास नहीं है। नहीं, वो उनको लगता है कि वो ठीक नहीं है। पर मुझे देखिए, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि जलियांवाला बाग वाला जो पूरा रेनोवेशन की जो बात है वहां पे कोई ये आरएसएस वाली बात की बात नहीं है। ये एक लैक ऑफ फीलिंग की बात है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप अगर अगर जो नेशनल मूवमेंट है ना, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल है ना, उसके साथ ये जो आइडियोलॉजी है इन लोगों का और इस आइडियोलॉजी का, उसके साथ कोई एक इमोशनल संबंध नहीं है, क्योंकि इनके जो एंसेस्टर्स हैं, इनके जो पूर्वज हैं, वो उस मूवमेंट के साथ नहीं जुड़े थे। ये इनका अपना अलग पॉलिटिक्स था शुरू से। ये देखिए, ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में थे क्या? नहीं थे ना। Am I to understand from what you're saying कि मोदी सरकार या फिर आरएसएस या बीजेपी के जितने भी लोग हैं, वो जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ इतिहास है, क्या उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? एक ऐसी कोशिश आप देख रही हैं? देखिए, अब खत्म करने के ना कई तरीके होते हैं। आप जाके डिस्ट्रॉय तो नहीं कर सकते ना, पर आप उसको ऐसा मोड़ दे दीजिए कि उसकी, मैं जो कह रही हूँ, भावना जो है वो खत्म हो गई। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी कंट्रोवर्सी एक और चल रही है बड़ी जोरों की, वो है साबरमती आश्रम। वो भी उतना ही एक इम्पोर्टेंट हमारा सिंबल है आजादी की लड़ाई का। आफ्टर ऑल गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आके वो इस्टेब्लिश किया था 1915 में, और 1930 तक जब दांडी मार्च शुरू हुआ वो खुद वहां रहे, और उसके बाद भी वो गांधी आश्रम जो था बहुत इंपॉर्टेंट आश्रम है, साबरमती का जो आश्रम है। अभी उसके पूरे रेनोवेशन की बात हो रही है इसी लाइंस पे कि मॉडर्नाइज करेंगे, लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, उसको चमकीला बनाएंगे, उसका ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको ये रेनोवेट कर देंगे। और वहां पे इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। वहां बहुत जो गुजरात के कई गांधीवादी हैं, इला भट्ट खुद जो ट्रस्ट की हेड है, इधर रामचंद्र गुहा हिस्टोरियन, बहुत सारे
स्कॉलर्स ने, कितने लोगों ने लेटर्स लिखे हैं, सिग्नेचर कैंपेन किए हैं कि देखिए साबरमती आश्रम की जो एक सोलेमनिटी है, उसकी जो ब्यूटी है उसकी सिंप्लिसिटी में, उसको मेंटेन करना है हमको जैसे गांधी जी के टाइम में वो था। तभी लोगों को वहां जाएंगे तो वो भावना आएगी, नहीं तो भावना कैसे आ जाएगी? अगर आपने सब कुछ चमका दिया, अगर गांधी जी की झोपड़ी को बनाने के नाम में आपने मॉडर्नाइज कर दिया, आप तो कैसे होगा? यही वर्धा में मान लो, आपने देखी होंगी कोई ना कोई ऐसी साइट्स जहां पे जो एक एक पूरी गांधीयन जो फिलॉसफी थी और जो गांधी जी की खुद रहने का तरीका था, वो आप एग्जैक्टली। वहां जाके देखिए ना तो आपको पता चलता है। आप ठीक कह रही हैं मैम। कल मैं पढ़ भी रही थी कि जो जापान में जो हिरोशिमा का जो मेमोरियल बनाया है, लोग वहां पर जाते हैं और मैंने देखकर जब देखा है, निकलते हैं तो उनके मन में एक भावना आती है कि हे भगवान अब दोबारा ये ऐसी चीज ना हो। मैं तो यही कह ये रही जो हूँ कि हिरोशिमा, आप हिरोशिमा मैं गई हूँ हिरोशिमा, मैंने देखा है उसको। इतना इतना आपको हिला देने वाला है वो। कुछ उसमें फैंसी नहीं है, कुछ ग्लिटसी नहीं है, ये नहीं है कि वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, पर उसको जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह से उसको चित्रित किया गया है, आप एकदम स्तब्ध रह जाते हैं। मैं सच में, मैं खुद हिल गई थी उसके बारे में। और फिर मुझे किसी ने, मैं एक बारी एक कॉन्फ्रेंस में थी जहां सब म्यूजियम्स के हेड आए हुए थे सारी दुनिया में से, तो एक वहां पे महिला थी, वो ऑशविट्स के म्यूजियम की हेड थी। तो मैंने उनसे बातचीत काफी करी। मैंने उनको कहा कि मुझे हिम्मत ही नहीं है कि मैं आपके म्यूजियम में आके कभी देखूं। मुझे नहीं लगता मुझ में इतनी शक्ति है कि मैं ऑशविट्स को देख पाऊंगी। तो अब आप बताइए कि हमारे जो फीलिंग होती है जब हम जलियांवाला बाग जाते हैं, एक जनसंहार हुआ वहां, तो हम जब जाते हैं पहले से हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हम ऐसी एक पवित्र जगह में जा रहे हैं जहां हमारे देश के कितने सारे लोगों ने कुर्बानी दी है, कितना एग्जैक्टली। लहू यहाँ पे बहा है, कितनी ब्रुटैलिटी यहाँ पे हुई है। तो पहले से ही हम लोग एक मूड में जाते हैं, एक तरह से जाते हैं। हम वहां एक सुंदर बगीचा देखने नहीं जाते कि हम घास के ऊपर लोटपोट कर सके, यहाँ पे खाने के लिए वहां पे मैकडॉनल्ड्स का हैमबर्गर मिल जाए या आलू पूरी मिल जाए। मुझे लस्सी पीनी है, आलू पूरी खानी है, तो मैं हॉल बाजार में जाऊंगी अमृतसर में। एग्जैक्टली। मैं जलियांवाला बाग नहीं जाऊंगी। आप सोलेमनिटी होती है, आप गोल्डन टेम्पल जब जाते हैं, आपके अंदर एक भावना होती है ना, आप कैसे जाते हो, आपका मूड बदला हुआ होता है ना। एग्जैक्टली। आप ही करते हुए तो नहीं जाते उसके अंदर ना, आप वहां जाके इंजॉय करने नहीं जाते, आप हाँ एक्सपीरियंस करने जाते हैं। तो एक तरह से लेकिन जैसे धार्मिक मैम, जगह में जाने से होता है, एग्जैक्टली ये एक मैम। तरह का हमारे लिए धार्मिक जगह है। बट मैम कई एग्जाम्पल्स हैं सामने। अभी जलियांवाला बाग इज द मोस्ट रीसेंट एग्जाम्पल, देन वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ साबरमती आश्रम, हाउ इट्स बीइंग द मोदी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रेनोवेट दैट। उसके बाद सेंट्रल विस्टा का एक प्रोजेक्ट है कि हो पार्लियामेंट ही को रहा है पूरा आंखों के नए सामने। तरीके से। जी। तो ये जो मंशा है सरकार की, ये क्या आपको लगती है? अगर मैं बहुत ही डायरेक्ट वर्ड्स में अगर आपसे पूछूं, तो इस सरकार के लिए इतिहास के क्या मायने हैं? कोई मायने है भी? इस बात ये है कि जिस चीज के साथ आप आइडेंटिफाई नहीं करो ना, आपका अंदर से कोई फीलिंग नहीं आती उसके साथ, हम्म। उस हिस्ट्री के साथ, तो आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हो। आप एक यूटिलिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। एक तो अब जलियांवाला बाग आप कह रहे हैं अट्रैक्ट करना है, फिर टूरिस्ट साइट नहीं है ये। इसका मतलब मैं नहीं कह रही कि वहां बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नहीं जाना चाहिए। हिरोशिमा के म्यूजियम में हजारों लाखों लोग जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं। अट्रैक्ट कीजिए आप लोगों को वहां पे, क्यों नहीं करिए अट्रैक्ट, पर एक अलग फीलिंग के साथ। एक टूरिस्ट साइट नहीं है जैसे कि मजे करने जाते हैं हम टूरिस्ट साइट, एग्जैक्टली। वो अलग चीज होती है। आपने आपने कोई वो बना, डिज्नीलैंड तो नहीं बनाने जा रहे ना। तो हर एक जगह का एक अलग महत्व होता है। इसी तरह जब आप पार्लियामेंट का जो बिल्डिंग है उसकी सैंक्टिटी अगर आप नहीं समझते हैं, अगर आप सेंट्रल विस्टा का पूरा, नेशनल म्यूजियम की जो बिल्डिंग है, नेशनल आर्काइव्स की जो बिल्डिंग है, जो हमारे विज्ञान भवन जो है, विज्ञान भवन में कितना कुछ हिंदुस्तान के आजादी के इतिहास का नहीं हुआ, आप उसको डिस्ट्रॉय करने जा रहे क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं है। क्यों लेकिन नहीं मैम है? क्योंकि मुझे आप उसके साथ कभी जुड़े ही नहीं, आप हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते रहे, आप उसको गलत समझते रहे। आप जवाहरलाल नेहरू को एक विलन के रूप में पेश करते हैं कि नहीं? सबसे लेकिन बड़े विलेन है आपके मैम जवाहरलाल नेहरू। तो फिर मैम लेकिन जवाहरलाल मुझे नेहरू के पीरियड की अचीवमेंट्स को आप कैसे अपना सकते हैं? आप मुझे बताइए। एग्जैक्टली
लेकिन मैम मुझे एक चीज बताइए कि जब सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट हुआ, उसको लेकर भी बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, कोर्ट में बैटल पूरी पहुंच गई, उसके बाद कोर्ट से जीत भी गए और अब सेंट्रल विस्टा पर काम शुरू हो गया है और उसका कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है इस चीज को लेकर। लेकिन जिस तरह से और जिस तेजी से ये जितने भी ऐतिहासिक जो मॉन्यूमेंट्स हैं और जो मेमोरियल्स हैं उनको जो खत्म कर रही है मोदी सरकार, अब इसके लिए आपको लग रहा है कि कोई एक नेशनल लेवल पर कोई एक मूवमेंट शुरू करना पड़ेगा? बिल्कुल करना क्योंकि चाहिए। इसमें इंटरनेशनली तो भी लोग हमारे बोल रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी सेंसिटाइज होना चाहिए, सिविल सोसाइटी को सेंसिटाइज होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें एक बार डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो कौन दोबारा बनाएगा इनको? आप समझिए ना, जो चीज एक बारी खत्म हो जाती है, फिजिकल हेरिटेज का यही तो है, आप उसको दोबारा तो नहीं बना सकते ना। लेकिन जलियांवाला बाग में आपको लगता है कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू गो बैक एंड देन प्रिजर्व इट्स सैंक्टिटी? और जिस हम एक देखिए, सीरीज अभी सॉन्ग। अभी अभी तक जो इनकी हमेशा हर चीज में हमने इनकी मंशा देखी है, यही एक सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगता है इस सरकार की है कि सुनती नहीं किसी की, लोगों की नहीं सुनती, ऑपोजिशन की नहीं सुनती, वो सबको। देखिए, आप ना ऑपोजिशन को एनिमी नहीं ट्रीट कर सकते, अपनी जनता को विरोधी नहीं ट्रीट कर सकते। लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं तो सुनना सरकार का काम है। लेकिन आप किसान मानती है कुछ, कि देखिए, किसान कुछ बोल रहे हैं तो सुनना आपका काम है, स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, टीचर कुछ बोल रहे हैं, सुनना सरकार का काम है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि मुझे 300 से ज्यादा सीट है पार्लियामेंट में तो मैं जो मर्जी करूंगी, ये नहीं लेकिन होता। डेमोक्रेसी ये नहीं होती, डेमोक्रेसी इज नॉट द पावर ऑफ नंबर्स। लेकिन मृदुला जी, आपको लगता है कि ये सरकार ऐसी है कि वो जो इतिहास की जो रियलिटी है, जो इतिहास की वास्तविकता है, ये उसको ना सुनना चाहती है ना देखना चाहती है? हर चीज में बदलना चाहते हैं, इसका नाम बदल दीजिए, औरंगजेब रोड है तो औरंगजेब, उसको अब्दुल कलाम, और फिर वो गुड बाय मुस्लिम बैड मुस्लिम। एक दूसरी चीज है कि हर एक चीज में आप पॉलिटिक्स प्ले करते हैं, हर एक चीज को इस्तेमाल करना आज के पॉलिटिक्स के लिए। मैं बहुत बारी कहती हूँ हाथ जोड़ के, अरे भाई, आपके पास इतना कुछ और है ना पॉलिटिक्स प्ले करने के लिए, इतिहास को छोड़ दीजिए ना। इतने कम इश्यूज है जिसपे आप लड़ाई कर सकते हो, अच्छी चीजों के लिए करो लड़ाई, कि हम ज्यादा कौन, गरीबों के लिए ज्यादा कौन काम करेगा, महिलाओं के लिए ज्यादा कौन काम करेगा, दलित को किसको आगे ले जाएगा। इतिहास को इतिहासकारों के पास छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब उसमें मेस करते हैं तो उसको आप डिस्टॉर्ट करते हैं। तो क्या, अगर मैं आपसे बहुत प्लेन और सिंपल शब्द में बोलूं, तो मोदी सरकार इस समय जो स्वतंत्रता संग्राम है, जो भारत का जो ओरिजिनल इतिहास है, उसका गला घोटने की कोशिश कर रही है? देखिए, आप वर्ड्स कोई भी यूज कर लीजिए, गला घोटने की कोशिश कर रही है, ये मैं एज ए हिस्टोरियन, एज ए स्कॉलर, ये मेरी लैंग्वेज नहीं है। तो मैं ये कहूंगी कि मुझे जो लगता है कि दो तीन चीजें इस पे इम्पोर्टेंट है। एक तो जेन्युइनली वो लोग शायद इसको समझते ही नहीं है, क्योंकि वो फीलिंग इनकी उसके बारे में नहीं आती। वो छत्रपति शिवाजी को याद करते रहते हैं, राणा प्रताप को याद करते रहते हैं, गांधी का नाम ले लेते हैं, पर गांधी के लिए भी कोई फीलिंग नहीं है। नहीं तो कोई भी साबरमती आश्रम को इस तरह नहीं टच कर सकता। तो जलियांवाला बाग की भी जो कुर्बानी है, वो आपके अंदर, आपके दिल के अंदर उसके लिए जो वो फीलिंग नहीं है, इसीलिए आप समझते नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं। आप सोचते हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, अरे वहां पे लेजर शो होगा, वहां पे साउंड एंड लाइट होगा, लोग याद करेंगे। अरे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ी होता है याद करेंगे, याद क्या करेंगे, उसका कंटेंट क्या होगा। मुझे कंसर्न है कि वहां पे आपने जो गैलरी बनाई है उसमें आप क्या दिखा रहे हैं। मुझे कंसर्न है एज ए हिस्टोरियन कि आपने जो साउंड एंड लाइट शो किया है वहां पे, उसमें आप क्या दिखा रहे हैं। आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग टू साउंड एंड लाइट शो, और लेजर इज नॉट नेसेसरी फॉर साउंड एंड लाइट शो। देयर कैन बी वेरी ब्यूटिफुल सोलम साउंड एंड लाइट शोज। ओके, साउंड एंड लाइट शो के साथ मेरा कोई लड़ाई नहीं है, गैलरी के साथ मेरा कोई लड़ाई नहीं है, कि वहां पे एक जहां एग्जीबिशन हो, जहां बताया जाए लोगों को कि भाई क्या हुआ था। वो इतिहास बताने का एक तरीका है। पर डिस्टोर्शन, वो पैसेज ही जब बदल दिया, आपने टनल बना दिया, वहां पे वो म्यूरल स्कल्पचर्स आपने लगा दिए, एस्थेटिक सेंस की भी कमी है ना, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। देखो, आपको भी पता है नीलू जी कि एस्थेटिक सेंस ऐसे सिखाई नहीं जाती है ना, कहने से नहीं हो जाती। वो एक ट्रेनिंग होती है, बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग होती है, और कई लोगों की, जैसे हमारी ट्राइबल सोसाइटी में, एक नेचुरल सेंस एस्थेटिक्स की होती है। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है ना,
ये तो क्या कर सकते हैं, मतलब लेकिन मैम सांकेतिक विरोध, लैक ऑफ एस्थेटिक्स। बिल्कुल ये जो सांकेतिक विरोध जलियांवाला बाग को लेकर है ये कंटिन्यूसली जारी है। आपने देखा कि जो शहीद मारे गए थे जलियांवाला बाग में, उनके परिवारों ने कहा है कि वो बॉयकॉट करेंगे जलियांवाला बाग। तो इस तरीके के सांकेतिक विरोध का आपको लगता है कि कोई मतलब है एक ऐसी सरकार का जो कि किसी को सुनना ही नहीं चाहती? पहली बात तो मैं यही कहूंगी कि बड़ी दुख की बात है कि हमारे इतने इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स को लेके पोलराइजेशन हो रहा है। मैं यही कह रही थी आपको कि कितनी और चीजें हैं ना लड़ने के लिए, लड़ लीजिए यार। अब जलियांवाला बाग, साबरमती आश्रम, सेंट्रल विस्टा, इन चीजों को छेड़ने की क्या जरूरत है? आपको दिल्ली में जगह ज्यादा चाहिए थी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज के लिए, तो द्वारका में बना लो, कम जगह पड़ी है यहाँ पे। रियल एस्टेट को बेची जा रहे हो आप हर जगह जमीन, बना लो जहां पे आपको बनानी है, नई बिल्डिंग्स बना लो। वैसे भी कंजेस्ट करी जा रहे हो आप सेंट्रल दिल्ली को, सांस लेने के लिए वैसे ही हम लोगों के पास जीने का साधन नहीं है शहर में, और आप वहां पे कंक्रीट और फुटफॉल बना दोगे, पर आप सुनोगे नहीं। इसी तरह जलियांवाला बाग की बात है, साबरमती आश्रम की बात है, कई और चीजें ऐसी जो पोलराइज क्यों करते हैं आप कंसेंसस से क्यों नहीं कर सकते? ईला भट्ट ने अपील किया है, शी इज द चेयरपर्सन ऑफ द साबरमती आश्रम ट्रस्ट, उन्होंने लिखा है अखबार में, लेट एवरीथिंग बी डन थ्रू कंसेंसस। तो मृदुला जी आप कह रही हैं कि इतिहास एक नया टूल बन गया है मोदी सरकार के हाथ में, जिससे कि वो विभाजित कर सके समाज को, पोलराइज नया कर नहीं सके। है नीलू, ये इतिहास बहुत दिन से ही इन शक्तियों के हाथ में इतिहास एक टूल ही रहा है। इनफैक्ट हमारी ये समझ है कि इनका पूरा पॉलिटिक्स इतिहास पे बेस्ड है। They have nothing to offer in the present or future. They only can talk about the past. ये भी अब मैं कहूं आपसे कि क्यों ये पास्ट के साथ लगे रहते हैं, क्योंकि फ्यूचर का कोई विजन है नहीं इनके पास। क्या ग्रैंड विजन है फ्यूचर का मुझे पता है, प्रॉस्परस इंडिया इज नॉट अ विजन। You don't want to become America. आपका इंडिया के लिए क्या विजन है? आप भारतीयता कहते रहते हैं, पर मतलब क्या है? वहां आप सिर्फ पास्ट की तरफ ले जाते हैं। भारतीयता का मतलब है कि जैसे हम 4000 साल पहले थे वैसे बन जाए, किसी ने बनना तो है नहीं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उनके बच्चों ने भी नहीं बनना है। पर आपके पास है नहीं कोई विजन, इसलिए आप सारा टाइम वो बातें करते रहते। अकबर ने क्या पॉलिसीज गलत करी थी, या औरंगजेब ने क्या करी थी, या हुमायूं क्या लुटेरा था या डकॉइट था। एक कोई एक्टर या सिंगर है, उसने एक रिसेंटली कोई एक वो भी निकाला है सॉन्ग, मैंने देखा, आई वाज हॉरिफाइड। वो कहता है ग्लोरिफाइड डकॉइट्स थे ये। अब हिंदुस्तान के जो एम्परर्स थे वो ग्लोरिफाइड डकॉइट्स थे, तो मतलब क्या ये भाषा, कहाँ पे हम पहुंचे जा रहे हैं? तो ये मिसयूज ऑफ हिस्ट्री इनके पॉलिटिक्स का एक स्टेपल है। ओके उसके बगैर इनका खाना पीना नहीं है। मृदुला जी, मैं आई एम इन द लास्ट लैप ऑफ माय इंटरव्यू बिकॉज आई एम रियली रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। बस एक सवाल आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगी कि मोदी जी से आप इस समय क्या कहेंगी? जो इतिहास की दुर्दशा मोदी सरकार ने की है, एंड एज अ रिनाउंड हिस्टोरियन जो कि बहुत दुख में है इस समय चीजों को देखते हुए, आप मोदी जी से आपका डायरेक्ट क्या स्टेटमेंट होगा अगर आप, मैं कहूं कि मोदी जी आपको सुनेंगे, और क्या कहेंगी आप उनसे? मैं यही कहूंगी कि ये देश जो है ये कंसेंसस के साथ चल सकता है और कोई तरीके से नहीं चल सकता। अगर आप कंसेंसस से नहीं चलाएंगे तो ये देश टूट जाएगा, और अगर देश ही टूट जाएगा तो किसकी सरकार रहेगी और किसकी नहीं रहेगी। तो देश को बचाना है, देश की यूनिटी को हमको मेंटेन करना है। नेशनलिज्म का मतलब होता है सबसे पहले यूनिटी ऑफ द पीपल, यूनिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी आप कैसे बनाए रखेंगे? अगर आप डिवाइड करेंगे, चाहे आप रिलीजन के लाइंस पे डिवाइड करें या किसी और लाइंस पे डिवाइड करें, नेशन तो डिवाइड हो गई ना, तो फिर आप कैसे नेशनलिस्ट हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ नेशनलिज्म इज यूनिटी। As Prime Minister of India, somebody who talks about nationalism, your first and foremost duty is to keep the people united. You can only do it through consensus. बिल्कुल आपने सही कहा कि ramming your ideas down people's throats. Exactly. तो कंसेंसस नहीं होगा तो यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी नहीं है तो फिर कोई नेशनलिज्म का मतलब नहीं है। थैंक यू सो मच मृदुला जी। कहाँ बीजेपी और कहाँ कांग्रेस? फिर क्या बचेगा गवर्न करने के लिए? एग्जैक्टली है ना, देश तो पहले बचे तब तो कुछ आगे होगा। एग्जैक्टली टूट जाएगा ये देश। एग्जैक्टली थैंक यू सो मच मृदुला जी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि मृदुला मुखर्जी के साथ ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा।
गूगल प्ले स्टोर पर सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन मृदुला जी फॉर कमिंग ऑन सत्य हिंदी। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।